एडुटेरिया टॉपर स्टॉक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं सौरभ रंजन जी, जिन्होंने हाल ही में 68 बीपीएससी में शानदार सफलता दर्ज की है। सबसे पहले सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। धन्यवाद सर। हम लोग कोशिश करेंगे कि आज के इस चर्चा के माध्यम से इनके पढ़ाई से संबंधित जर्नी को थोड़ा बेहतर रूप से जान सकें। कैसे इन्होंने तैयारी की, कैसे अपनी स्ट्रेटजी रखी, जो कि आपके लिए प्रेरणा और आपकी तैयारी के लिए मार्गदर्शन बन सकती है। तो सबसे पहले सौरभ जी, आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइए, अपना परिचय दीजिए। सर, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम सौरभ रंजन है। मैं पटना बिहार से ही बिलोंग करता हूं और मुझे हाल ही में जो 68 बीपीएससी का जो रिज़ल्ट आया है सर, उसमें मुझे 5th रैंक सिक्योर हुआ है और मुझे सब रजिस्ट्रार का पोस्ट अलॉट हुआ है सर। तो एक बहुत बड़ी सफलता रही कि 5वीं रैंक आपको मिली है और सभी एडुटेरिया परिवार और सभी दर्शकों के माध्यम से भी आपको हार्दिक बधाई। थोड़ा अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए। कैसे आपने स्टडी का आपका बैकग्राउंड रहा, फिर कैसे आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बारे में थोड़ा सा। सर, मेरी स्कूलिंग जो है वो झारखंड से हुई है, डीएवी पब्लिक स्कूल उरीमारी। वहीं मेरे पिताजी कोल इंडिया में थे, तो हमारी शुरुआती पढ़ाई सर झारखंड से ही हुई। फिर सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया है कोलकाता के हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। उसके बाद सर मैं 1 साल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम किया हूँ। उसके बाद से सर मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आपने जॉब भी की और 1 साल आप जॉब में भी रहे हैं। तो ये जॉब से हट करके सिविल सर्विसेज की तैयारी का कैसे मन बना, कैसे इस तरफ आप मुड़ गए? सर 3rd ईयर में ही डिसाइड किया था कि सिविल सर्विसेज करना है। और जो मेरे कॉलेज के जो फ्रेंड्स थे, सब कोई अलग अलग फील्ड्स में जा रहे थे। कोई कैट का तैयारी कर रहे थे, कोई गेट का तैयारी कर रहे थे, कोई जीआरई दे के बाहर एमएस करने जा रहे थे, कोई इंजीनियरिंग में ही अपना करियर बना रहे थे। तो उस टाइम मुझे भी ये एहसास हुआ कि मुझे भी अब डिसाइड करना चाहिए कि आगे जीवन में क्या करना है। तभी सर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि सर सोशल साइंसेस पढ़ने में मुझे हमेशा से एक रुचि रहती थी। तो सोचा कि इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का फिर से मौका मिलेगा, तो सिविल सर्विसेज की तरफ सर उसी से रुझान सर वहीं से स्टार्ट हुआ जर्नी। सिविल सर्विसेज के बारे में कहा जाता है कि थोड़ा एक ऐसा एरिया है जहाँ गारंटी नहीं है। तो क्या शुरुआती दौर में आपको ये डर था कि मुझे पता नहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, तो वो आपके मन में भी था? जी सर, जैसे हर एस्पिरेंट्स के मन में होता है, एक अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं और कैंडिडेट जो अप्लाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो अनसर्टेनिटी तो बहुत ज़्यादा है। डर भी था कि यहाँ जॉब छोड़ रहा हूँ, अब कितना साल लगेगा, होगा भी कि नहीं होगा। इतने साल इसमें देने के बाद भी बहुत कोई का नहीं होता है, तो डर तो ज़रूर था सर। तो क्या यही कारण है कि आपने पहले जॉब किया और फिर इस फील्ड में आए? जी सर, एक कारण वो भी था कि एक बैकअप रहे, अगर किसी कारणवश इधर नहीं होता है तो मैं फिर से आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकता हूँ। तो बहुत सारे टॉपर्स को देख करके इस फील्ड में आने की इच्छा होती है, और जब आप खुद टॉपर की सूची में शामिल थे, 5 रैंक आपको आया, कैसा लगा, कैसी फीलिंग थी आपकी? सर टॉप 10 में रैंक आना तो ऑब्वियसली कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। उसी दिन सर शाम में मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो उसने बोला कि 2 ऑप्शन देते हैं, एक ये है कि तुमको जो लास्ट रैंक होगा वो मिल जाए लिस्ट में, और एक जो होगा वो छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो हम बोले थे वो लास्ट रैंक भाई मेरे को दे दो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अभी रैंक लिस्ट में आना, फाइनल मेरिट में आना। तो 5th रैंक मिला तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशी था सर। ये बीपीएससी के फील्ड में आपका कौन सा प्रयास था, पहला, या और भी प्रयास आपने दिए थे? सर 67th बीपीएससी का मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और उसकी प्रिपरेशन भी की थी, और जो उसका पहला एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने दिया भी था, बट अनफॉर्चुनेटली वो पेपर लीक हो गया था सर। उसके बाद जो री एग्ज़ाम हुआ था सर, उसी टाइम मेरा यूपीपीसीएस का मेंस हो गया था, तो मैं इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाया था। तो टेक्निकल मतलब फुल फेज में आपका 68 बीपीएससी पहला अटेम्प्ट था? पहला ही अटेम्प्ट है सर। और पहले ही अटेम्प्ट में आपने 5th रैंक हासिल किया है, काबिल तारीफ़ है। और ज़रूर आपकी स्ट्रेटजी हम चाहेंगे कि बच्चों के पास जाएं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिले। थोड़ा हमें ये बताइए कि एक इनिशियल स्टेज में कोई छात्र अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है, तो आपने कैसे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप थे, शुरुआती दौर में क्या किया, एकदम बिगिनिंग में आपने इस फील्ड में आने के बाद सबसे पहले क्या किया? सर जैसे मैंने 3rd ईयर में डिसाइड किया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना है, तो मैं पहले तो कुछ नहीं किया, एक न्यूज़पेपर लेना स्टार्ट कर दिया था, जो एक नेशनल न्यूज़पेपर है द हिंदू, में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था सर। उस टाइम तो बहुत कुछ समझ में आता नहीं था, क्योंकि वो लिंक रहता है एक न्यूज़ दूसरे न्यूज़ से, तो लेकिन तभी मैं पढ़ता था हमेशा, उसको एक आदत बनाया अपना।
और सर उसके बाद सर जब मैं फुल फ्लेज्ड जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो सर मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट की। 6 to 12 के एनसीईआरटी पढ़ा तो ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ नया चीज़ पढ़ने को मिल रहा है, क्योंकि स्कूलिंग के टाइम हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हमेशा पढ़ते हैं कि एग्ज़ाम क्वालिफाई पास करना है। तो वो चीज़ पढ़ने का मौका मिला तो उसे एक फाउंडेशन बना, उसके ऊपर सर धीरे धीरे मैं बिल्ड करते गया। होता क्या है ना, एनसीईआरटी एक ऐसी चीज है जिसको जितनी बार पढ़ेंगे उसमें से उतनी नई चीजें आपको जानने को मिलेगी। हो सकता है आपने पहली बार पढ़ा और वो चीजें मिस कर गई हो। दूसरा ये होता है कि जैसे जैसे आपका ब्रेन का लेवल अच्छा होते जाता है वैसे वैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कुछ नई चीजें भी सीखने को मिलती रहती है। पीटी के लिए जो प्रॉपर जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, जो कि एक कठिन टेस्ट माना जाता है, स्पेशली जिस नंबर से आप देखें तो सबसे ज़्यादा अगर कंपटीशन आज के दौर में अगर किसी एग्ज़ाम में होता है तो वो पीटी में होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आपने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा? सर जैसे 67th बीपीएससी मैं दे तो नहीं पाया था, लेकिन उसकी प्रिपरेशन मैंने की थी। तो उसके लिए सर मेरा एक्चुअली यूपीएससी का मैं तैयारी कर रहा था, तो एक बैकग्राउंड था यूपीएससी वाला, लेकिन बीपीएससी का उस समय तक पैटर्न पुराना वाला था। तो उसके लिए सर मैंने जो मेरे गैप्स थे बीपीएससी के प्रीलिम्स में निकालने के लिए, उसको मैंने ब्रिज करने के लिए जो पूर्वालोकन वाली बुक आती है वो पढ़ा था, और कुछ जो वन लाइनर वाली बुक उस समय आती है वो सब पढ़ा था सर। ना उससे तो वो हो गया था वो, ताकि यूपीएससी और बीपीएससी में जो गैप है उसको मैं मैनेज कर पाऊँ। उसके बाद सर जो 68th का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। उसके कारण सर क्योंकि मेरा यूपीएससी बैकग्राउंड था तो थोड़ा हेल्प मिल गया, क्योंकि अब वन लाइनर चल नहीं रहा है। अधिकतर जो क्वेश्चंस है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डायनेमिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए सर मैंने यूपीएससी के ही अपने सारे नोट्स को रिवाइज़ किया था, और एनसीईआरटीज़ को सर मैंने जो पहले पढ़ा था उसको रिवाइज़ तो नहीं किया था, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको मैंने सॉल्व किया था, और जो नहीं आते हैं उसको मैंने अपना एक नोट्स बना लिया था। तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं पीटी की, जो आगे के एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी के लिए या किसी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जिस तरह से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और क्वेश्चन का पैटर्न बदला है, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप उनको कि कैसे पीटी के लिए प्रिपरेशन करें? मैं बोलूँगा जो आप पहले कर रहे थे वो करते रहिए, उसको अभी छोड़िए नहीं, क्योंकि अभी 2 ही साल हुआ है पैटर्न चेंज हुए, तो स्टेबिलाइज नहीं हुआ है अभी तक पैटर्न। हो सकता है मान लीजिए अगले बार पहले पैटर्न जैसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे। तो जो आप करते आ रहे हैं, जो पढ़ते आ रहे हैं, उसको छोड़िए नहीं, उसको कंटिन्यू रखिए, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें आपको ऐड करने पड़ेंगे। जैसे एक न्यूज़पेपर आप जरूर ऐड करिए अपने पढ़ाई में, कोई एक नेशनल डेली आप ज़रूर यूज़ करिए जो कि स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर हो। और सर उसके साथ साथ आप जो यूपीएससी के भी कुछ मटेरियल्स देख सकते हैं, यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज़ हैं उसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं। और अब जो 68th और 69th का जो प्रीलिम्स हुआ है उसके पेपर्स को देखिए और एनालाइज करिए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वैसे ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे गए हैं उसको भी आप देख सकते हैं, तो फ़ायदा होगा। मतलब बेसिक स्टडी आपको बढ़ानी होगी, एनसीईआरटी बेस्ड आपकी जो तैयारी है उसको और मजबूत करने की जरूरत है। जी सर। पीटी के बाद जो एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में स्पेशली जो ऐसे छात्र जिन्होंने कभी राइटिंग नहीं की है उनको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़ते हैं इनिशियल स्टेज पे। आपको भी क्या इस तरह के डिफ़िकल्टीज लगे थे कि कहाँ मेंस में कितना लिखना पड़ेगा? जी सर, जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो सोचा जैसे जैसे पढ़ते जा रहा हूँ आंसर भी लिखते जाऊँ, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा था, आंसर लिख नहीं पा रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या लिखूँ, क्योंकि कंटेंट की कमी थी। तो मैंने पहले तो 3-4 महीने अपने कंटेंट बिल्ड करने पे कोशिश किया, और उसके बाद सर मैंने लिखना स्टार्ट किया। और शुरू में सर क्योंकि कंटेंट की कमी होती थी तो मैं बुक देख के ही लिखता था, जो नोट्स मेरे थे उसको देख के ही आंसर लिखता था। तो उससे एक हैबिट बनी सर, वो हैबिट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप हमेशा क्या करते हैं, डिले करते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब लिखने की कोशिश करूँगा, और वो दिन अनफॉर्चुनेटली कभी आएगा नहीं, क्योंकि सिविल सर्विसेज का सिलेबस इतना बड़ा है कि वो कभी कंप्लीट होता नहीं है। तो ये जो मेंस के आंसर राइटिंग पे एक पॉइंट आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे फंसते हैं कि इंट्रो कैसे लिखें, मिड पार्ट जो होता है क्वेश्चन का उसको क्या लिखेंगे, कंक्लूजन कैसे निकालेंगे। स्टार्टिंग में आपको भी इस तरह के चैलेंजेस लगे थे? जी सर, ज़रूर ऐसे चैलेंजेस थे, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे और टॉपर्स के कॉपी देखते जाएंगे, वैसे वैसे आपका भी आइडिया सर ब्रॉडन होगा, आप भी अलग अलग डायमेंशंस में सोच पाएंगे, और फिर वो नेचुरली आ जाता है सर लिखते लिखते। यानी प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। प्रैक्टिस ही ज़रूरी है सर। तो मेंस के लिए आपने ज़्यादा पढ़ा या ज़्यादा लिखा, क्या आपका बेस रहा? सर क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे लिखने का आइडिया सर और प्रैक्टिस मुझे था, तो बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगा मैं पढ़ा ज़्यादा लिखा कम, बट मैंने 4-5 मॉक टेस्ट दिया था, फुल टेस्ट दिया था।
ये जो प्रिपरेशन का दौर होता है, इस दौर में एक बहुत बड़ी दुविधा होती है, उतार चढ़ाव आता है आदमी के लाइफ में। कभी लगता है वो छात्र को कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी लगता है नहीं यार कहाँ फंस गए, किस लाइन में आ गए, बहुत पढ़ना पड़ रहा है, मेरे से नहीं होगा। इस तरह के उतार चढ़ाव क्या आपके मन में भी कभी आए? जी सर, ज़रूर। हर 15-20 दिन के बाद ऐसा ही लगता था शायद मेरा नहीं होगा, बेकार का यहाँ टाइम दे रहे हैं, फिर से चल जाना चाहिए आईटी में। और सर मैंने तो सोच भी लिया था कि ये फाइनेंशियल ईयर जो है वो लास्ट होगा, अगर इसमें कुछ हो गया तो बढ़िया, नहीं तो फिर आईटी सेक्टर में ही लौट जाना है। लेकिन सर यही वैसा फेज़ होता है जब आपकी पेशेंस चेक हो रही है, और उस टाइम पे आपको हार नहीं मानना है, आपको अपनी मेहनत करते रहनी है सही डायरेक्शन में। और अगर आप में लगन है और आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग आजकल मोटिवेशनल स्पीकर तो हर जगह हैं, लेकिन जब तक आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं हैं तब तक आप डेडिकेटली पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ये जब डाउनफॉल में आते थे, जैसे आप कभी उदास हो गए, निराश है, कैसे करें क्या करें, पता नहीं, टफ लग रहा है, वैसे कंडीशन से फिर अपने आप को बाहर निकाल करके प्रिपरेशन करने के लिए जो एक मोटिवेशन चाहिए होता था, तो उसके लिए कुछ क्या करते थे? सर जैसे मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे बात कर लेता था, अपने पेरेंट्स से बात कर लेता था, अपने भाई बहन से बात कर लेता था। जो मेरे हॉबीज़ हैं मैं उनको भी छोड़ता नहीं था, कोशिश करता था। जैसे क्रिकेट खेलना मुझे पसंद है तो क्रिकेट खेलने चला जाता था, या कुछ उस तरह का वीडियोज़ देख लिया तो उससे सर फिर से रिजुविनेट होने का मौका मिलता था। जैसे प्रिपरेशन के दौरान मैंने कहा कि उतार चढ़ाव आते हैं, मुख्य परीक्षा दे करके जब आए आप, मेंस आपने लिख दिया, कैसा फीलिंग था, कैसा गया है, क्या रैंक आ सकता है, कुछ ऐसा मन में था? सर जैसा पहला पेपर जब GS1 हुआ था तो हम लोग सबके लिए एक शॉकिंग था, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर था, 20 क्वेश्चंस लिखने थे, और वो बुकलेट 60-64 पेजेस का बुकलेट होता है, तो उसको फिल करना एक बहुत चैलेंज था। तो वो बहुत ही सर एक डिस्ट्रेसिंग मुझे उस समय लग रहा था, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरा छूट भी गया था, शॉर्ट क्वेश्चन, तो और पता नहीं होता कि बाकी सबका कैसा गया है, तो एक डर था, लग रहा था कि पहला ही पेपर अब ख़राब हो गया, अब क्या होगा। लेकिन क्योंकि सेकंड पेपर के बीच में हमारे आई थिंक 4-5 दिन के गैप थे उस समय, तो मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया और मेहनत की सेकंड पेपर के लिए, और लकीली मेरा सेकंड पेपर और ऐसे दोनों बढ़िया हुआ। तो एक जो मुख्य परीक्षा में एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी आया है कि शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, DI के भी प्रश्न होते हैं, और प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, पेपर भी, पेजेस भी बहुत होते हैं। तो कैसे आप अपने आप को इस योग्य बनाते हैं कि विद इन टाइम उतना आप लिख सकें? देखिए इसकी प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट में ही करनी पड़ेगी। आप टाइम फ्रेम, अपना टाइम स्टॉप क्लॉक या किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, उस तरह से आप टाइम फ्रेम में ही आंसर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करें। जैसे मैंने ये स्ट्रैटेजी किया था कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 38 मार्कर, उसके लिए मैं 20 मिनट दूंगा। 20 मिनट में मुझे कंक्लूड कर ही देना है एट एनी कॉस्ट, चाहे मुझे अच्छा से आए या ना आए, 20 मिनट में कंक्लूड करना है। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं सर, जो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए मैंने सोचा था 25 मिनट में मुझे वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं एट एनी कॉस्ट। तो अगर आप मैनेज कर पाएंगे, हर क्वेश्चंस पे आप टाइम फिक्स कर पाएंगे, तो ओवरऑल पेपर भी आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अगर एक ऐसे स्टूडेंट्स की हम चर्चा करते हैं जो टाइम फिक्स कर लेता है, लेकिन उसकी राइटिंग स्किल ऐसी नहीं है कि वो 5 मिनट में एक आंसर लिख पा रहा है, तो उसको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे करें? क्योंकि बहुत सारे छात्रों के ये प्रश्न आते हैं कि सर टाइम तो मैं डिसाइड कर लूंगा कि 5 मिनट में लिखना है, लेकिन क्या मैं 5 मिनट में लिख पा रहा हूँ, और अगर नहीं लिख पा रहा हूँ तो क्या करूँ? उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो आपके पास कंटेंट की कमी है, दूसरा आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। अगर आप रिवीजन आप फ्रीक्वेंटली करते रहेंगे तो वो आपके टिप्स पे आ जाते हैं हर चीज़ें, आपको क्वेश्चन देख के ही आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंट रिवीजन करते रहिए, रेगुलर रिवीजन करते रहिए, उससे फ़ायदा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, इसका कोई और ये नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। यानी जितना ज़्यादा लिखेंगे आप, उतना ज़्यादा आपका राइटिंग स्पीड डेवलप होगा, और आप विद इन टाइम जो है आप अपने आंसर को कंप्लीट कर पाएंगे। DI के लिए भी क्या कुछ आपने अलग से स्ट्रेटजी बनाई, या आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो आपको लगा बहुत आसान चीज़ मिल गया मुझे? सर इंजीनियरिंग फील्ड होने के कारण एक एडवांटेज तो मिलता ही है, लेकिन मैंने उसको लाइटली नहीं लिया था, क्योंकि वो 72 मार्क्स ऐसे होते हैं जो आपको श्योर शॉट मिल सकते हैं। उसमें कोई मार्क्स कम होने का चांस नहीं होता है, अगर अनलेस एंड अनटिल आप कोई फोर्स्ड एरर ना कर दें। तो मैंने भी सर जो PYQs होते हैं, मैंने सारे PYQs को 4-5 दिन में सॉल्व कर लिया था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया था। और जो मॉक टेस्ट होते थे उसमें जो DI के क्वेश्चन होते थे उसको करता था। मतलब प्रैक्टिस आपने की थी। हाँ। मुख्य परीक्षा देने के बाद जब आपका सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड किए गए, तो इंटरव्यू के लिए आते के साथ जब रिजल्ट आया तो क्या तैयारी शुरू कर दी इंटरव्यू के लिए? इस बार सर बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास ये चैलेंज था, क्योंकि बहुतों का 69th का भी मेंस था और साथ में इंटरव्यू भी था। तो हम एक डिलेमा था कि किसको प्रायोरिटाइज़ करूं। तो मैंने सर इंटरव्यू को प्रायोरिटाइज़ किया था। मैंने सोचा कि इंटरव्यू देने का मौका मिला है तो इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए।
तो मैंने सर इंटरव्यू के लिए जैसे न्यूज़पेपर, एक जो बिहार का न्यूज़पेपर होता है उसको भी अपने रूटीन में शामिल किया। मैं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर फॉलो करने लगा और द हिंदू जो पढ़ रहा था वो तो पढ़ ही रहा था, और साथ में सर जो नोट्स बना रहा था वो 69th मेंस के लिए भी काम करे और इंटरव्यू के लिए भी काम करे, उस हिसाब से अपने नोट्स को भी प्रिपेयर कर रहा था। और जो मेरा बैकग्राउंड है, जैसे इंजीनियरिंग मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में किया है, तो उसके भी जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर मैंने काम किया। तो ऐसे ही सर, और मॉक टेस्ट भी मैं सर मॉक इंटरव्यू भी बहुत दिया, तो उससे भी हेल्प मिला। मुझे याद है कि आप मॉक में आए थे और मैं ही पैनल में बैठा हुआ था, तो आपका जो इंटरव्यू था वो बहुत सेटिस्फाइंग था और हम लोगों ने आपको काफ़ी कहा था कि नहीं, आपकी तैयारी लगभग पूरी है, आप अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। थोड़ा ये बताइए, इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स मिले थे? सर अभी रिसेंटली मार्कशीट आया तो मुझे 87 मार्क्स मिले इंटरव्यू में। कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं जो इंटरव्यू बोर्ड में आपसे पूछे गए थे, जो आप हमारे छात्रों के साथ शेयर कर सकते हैं? सर उन्होंने मुझसे पूछा था कि जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, तो आप कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ को कैसे यूज़ कर पाएंगे पुलिसिंग में। तो सर मैंने इसका आंसर दिया था कि दो तीन तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एक पुलिस टू पुलिस, एक पुलिस टू सिटीज़न, एक सिटीज़न टू पुलिस। तो हमें इन तीनों को इंटीग्रेटेड एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने की ज़रूरत है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी आए और कम्युनिकेशन में कोई बैरियर ना हो। तो इस तरह से मैंने आंसर दिया था। इंटरव्यू की तैयारी के दौरान जो आपने कहा कि करेंट बेस्ड नॉलेज पे आपने बहुत वर्क किया, आपने इन सब चीज़ों पर, मॉक कितना ज़रूरी हो जाता है? सर क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मॉक नहीं, मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं दिन रात पढ़ूंगा, इंटरव्यू के लिए मैं बहुत पढ़ लूँगा। क्या सिर्फ पढ़ने से हो जाता है या उसकी भी प्रैक्टिस ज़रूरी होती है मॉक के रूप में? सर मैं बताऊंगा, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी लेकिन उसे हार्डली एक दो क्वेश्चन ही आया होगा एक्चुअल इंटरव्यू में। तो पढ़ाई ज़रूर है, बट आप मॉक भी दें, उससे आपकी जो एंग्जाइटी होती है वो कम होती है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है इंटरव्यू फेस करने का। और बहुत सारे मॉक्स होते हैं, अच्छे जगह आप मॉक दीजिए, उससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इस पूरी जर्नी में जो आपकी तैयारी रही, आप कोई हॉबी भी साथ में लेके चलते थे जो आपको डेली आपको थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए ज़रूरत पड़ती थी? सर मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो उससे मुझे हेल्प ज़रूर मिली और इंटरव्यू में भी मुझसे मेडिटेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अपने हॉबी में मुझे याद आया, आपने क्रिकेट बताया था, ये तो क्या क्रिकेट भी आपकी हॉबी रही है, देखना या खेलना? सर मुझे देखना और खेलना दोनों बहुत पसंद है, क्रिकेट। तो एक आता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, और खास करके बिहार में तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। तो क्या क्रिकेट खेलने के साथ साथ पढ़ाई हो जाती है बढ़िया? सर रेगुलर तो क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जैसे मैं दिल्ली में रहता था तो हम लोग सैटरडे संडे प्लान करते थे वैसा, तो एक दो घंटा निकालने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हॉबी के साथ आप अपने स्टडी को बैलेंस कर सकते हैं इजीली? ज़रूर। बहुत कोई पेंटिंग करते हैं तो वो पेंटिंग करते हैं, बहुत कोई गाना गाते हैं तो उनका गाना गाना हॉबी है तो वो गाना गा सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। अच्छा, इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान इडुटेरिया टीम के साथ आप जुड़े हुए थे, तो कहाँ कहाँ आपको लगा कि इडुटेरिया से हमको लाभ मिला और एक सपोर्ट मिला जिससे हम मेंटली स्ट्रांग रहें? सर मुझे तीनों स्टेज में उसका हेल्प मिला है एडुटेरिया का। प्रीलिम्स के लिए मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं एडुटेरिया का, मेंस के लिए भी मैंने सर मॉक टेस्ट लगाए, 4-5 मैंने मॉक टेस्ट जो दिया था, जो भी मॉक टेस्ट दिया था वो एडुटेरिया का ही दिया था। और वो एक टाइम बाउंड मैनर में आपको सबमिट करना होता है पेपर, और उसका खास बात ये है कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाता है। तो आप देख लीजिए रिजल्ट में कि कौन कौन टॉप किया है, आप उनके कॉपी भी आपको मिल जाएंगे इजीली, तो आप उनसे सीख सकते हैं, अपने नोट्स में एडिशन कर सकते हैं उससे। तो उससे मुझे हेल्प मिला, और इंटरव्यू तो सर आपके सामने दिया ही था इसी रूम में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अगर आप पूरी इस जर्नी में जो आपने इस पूरे तैयारी के दौरान जो सीखी, और चूंकि आप दूसरे फील्ड से आए थे, 1-1.5 साल का समय लगाया, सिविल सर्विसेज में आपने तैयारी की, जो पीटी मेंस इंटरव्यू के लिए आपको जो होल पूरा चीज़ सीखने को मिला, कोई ऐसा मैसेज जो आप छात्रों को देना चाहते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या 1-2 बार से नहीं हो रहा है या तैयारी में आना चाहते हैं उनको? सर मैं यही बोलूँगा, जैसा कहते हैं इट ऑलवेज सीम्स डिफ़िकल्ट अंटिल इट इज़ डन। तो अब मेरा हो गया तो अब लग रहा है कि हाँ बहुत सेटिस्फाइंग है, लेकिन जब नहीं हो रहा था तो बहुत फीलिंग बहुत अजीब सा आता है और अलग अलग ख्याल आते हैं कि क्यों आ गया यहाँ पे। तो आप अपने पेशेंस को ज़रूर रखिए, पेशेंस इसमें बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता है, जैसा कि बहुत बार आपको लगेगा कि मैं तो सब चीज़ सही कर रहा हूँ तब भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उस केस में आप अपने हौसलों को बुलंद रखिए और सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहिए, सही पीयर ग्रुप के साथ रहिए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अभी 1 महीने भी नहीं होंगे आपके इंटरव्यू के, आप इस टेबल के उस पार थे जब हम लोग आपको जज कर रहे थे कि कितना बढ़िया आपकी तैयारी है, और 1 महीने में आप इस पार हैं जहां आप दूसरे छात्रों को मोटिवेशन दे रहे हैं। कैसा लगा ये पूरा 1 महीने का डिजास्टर चेंज जो आपके लाइफ में हुआ है, कैसा लग रहा है अभी? सर अभी भी सिंकिंग पूरा नहीं हुआ है, कभी कभी लगता है कि 5th रैंक आ गया सही में,
तो अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा फीलिंग हुआ सर। जब पहली बार यहाँ आया था इंटरव्यू देने के लिए तो बहुत डरा हुआ था, बाहर बैठा हुआ था, किसी का इंटरव्यू चल रहा था तो आवाज़ आ रहा था, तो सुन रहा था क्या क्या सर लोग पूछ रहे हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा, उस समय भी बहुत अच्छा फीलिंग था जब इंटरव्यू दिया था। तो और सर लोग ने जो भी सजेशंस दिया उसके ऊपर मैंने काम किया, और सर ने तो बोला था कि आपका 99% श्योर है कि हो जाएगा। तो उससे कॉन्फिडेंस भी आया कि अगर सर लोग बोल रहे हैं जो इतने एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं तो ज़रूर कुछ तो होगा ही। तो उसके ऊपर मैंने काम किया, और सर अभी आके भी बहुत अच्छा लगा, आपसे मिल के पर्सनली बहुत अच्छा लगा सर। चलिए, आशा करते हैं कि आपकी सफलता, आपकी जर्नी, बहुत सारे छात्र जो अभी तैयारी में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं लेकिन फाइनल क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको प्रेरणा देगी और वो अपने जीवन में सफल होंगे और आप ही के जैसे यहाँ बैठ करके आगे हमारे साथ चर्चा कर रहे होंगे। तो यहाँ आने के लिए, समय निकाल करके हमारे साथ और छात्रों के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।